ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। मेरे पास एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है ऑफ मास m। यहां पर ये दोनों एंगल्स जो है जो मेरा थीटा है। यहां पर मेरा दो स्प्रिंग रखा हुआ है आइडियल स्प्रिंग से। ये दोनों स्प्रिंग पे हमारा ऑब्स्टेकल है। ये जो ऑब्स्टेकल का लाइन है और जो फेस है वो दोनों हमारा आपस में पैरेलल है। ये ऑब्स्टेकल का प्लेन और ये वाला प्लेन के बीच का डिफरेंस डिस्टेंस जो है वो हमारा L है और ये वाला डिस्टेंस जो है वो भी हमारा L है। मैंने ये वाला प्रिज्म को इस तरफ एक स्पीड दे दिया v, तो वी हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, अच्छा सबसे पहले ध्यान देना, दिस मोशन हैज टू पार्ट्स। ये वाले मोशन पे हमारे पास यहां पर दो पार्ट है। सबसे पहला है फ्री मोशन, ठीक है, और दूसरा जो है हमारा SHM पार्ट, जहां पर वो स्प्रिंग के साथ कनेक्ट होने वाला है। अच्छा, पहले फ्री मोशन को एनालाइज करते हैं। अच्छा, यहां पर जो वेलोसिटी v है उस v का साफ साफ दो कंपोनेंट है, एक फेस के परपेंडिकुलर और एक फेस के अलोंग। ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी तो थीटा है। सो दोस्तों दिस एंगल इज v sin थीटा। तो फेस अपने मोशन के इस डायरेक्शन पे v sin थीटा से मूव कर रहा है। डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना है L, ठीक है। तो टाइम टू हिट ऑब्स्टेकल will be equals to L by V sin थीटा। अच्छा, अब समझते हैं जो ऐसा फ्री मोशन एक ऑसिलेशन में कितने बार होने वाला है। यहां से यहां, उसके बाद स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगा, वापस आएगा, जैसे ही वापस कॉम्प्रेशन खत्म होगी ये वापस फ्री हो जाएगा। इतने ही टाइम पे यहां पे आने वाला है इस तरफ स्पीड v के साथ, फिर इस तरफ आइडेंटिकली इतने टाइम बाद इस ऑब्स्टेकल को हिट करेगा, फिर कॉम्प्रेशन, फिर वापस, फिर फ्री, उतना ही टाइम लगेगा, यहां पर आएगा, आइडेंटिकल सिनेरियो खत्म होगा। तो एक ऑसिलेशन के अंदर ऐसा 4 फ्री मोशंस होने वाला है, यानी वन ऑसिलेशन कंटेन्स 4 सच फ्री मोशंस। तो फ्री मोशन का जो टाइम होगा t1, t फ्री लिख देता हूं मैं, दैट इज इक्वल्स टू 4L by v sin थीटा। तो दैट इज 4L by v cosec थीटा। तो ये मेरे पास सबसे पहले तो आ चुका है। अब SHM वाला पार्ट को देखता हूं, ठीक है। सो ये वाला ब्लॉक है, ठीक है, यहां पर ये मेरा ऑब्स्टेकल के साथ चिपक गया है और अपना वेलोसिटी v के कारण इसको ये कंप्रेस करना चालू करेगा। सो ध्यान देना, मान लो कोई भी इंस्टेंट पे हमारा ब्लॉक जो है वो बाय एन अमाउंट ऑफ x मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ। मीन पोजीशन इस प्रिज्म के रेस्पेक्ट में देखेंगे, वो हमारा x अमाउंट से डिस्प्लेस हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है, जितने से हमारा स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगा वो तो हमारा इतना होने वाला है। दिस एंगल इज थीटा, सो ट्राई टू रियलाइज दिस विल बी x sin थीटा। तो स्प्रिंग हमारा x sin थीटा से अगर कॉम्प्रेस होगा तो स्प्रिंग हमें अपने लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, दैट विल बी kx इंटू साइन थीटा। ठीक है, नाउ ये जो kx इंटू साइन थीटा है
ये पूरा तो एक्सीलरेशन पे जाएगा नहीं, क्योंकि ये वाला तो केवल हॉराइजेंटली एक्सीलरेट हो सकता है। तो इसका दो कंपोनेंट है, लाइक दिस एंड दिस। सो दिस एंगल इज अगेन थीटा, सो दिस विल बी kx sin squared theta. So m into a, that is kx sin squared theta, तो हमारे पास a आ जाएगा k by m sin squared theta into x। तो ये वाला जो SHM है, ये वाला जो SHM है, उसका ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा k बाई एम साइन स्क्वायर थीटा। तो ओमेगा मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट m बाई के, सॉरी k बाई एम इंटू साइन थीटा। अब यहां से यहां कॉम्प्रेस 1/4 द टाइम पीरियड, यहां से यहां वापस 1/4, यानी इधर आधा टाइम पीरियड बिताएगा, बट इधर भी तो आधा 1/4 और 1/4 आधा टाइम पीरियड बिताएगा। तो ये ओमेगा के करस्पॉन्डिंग जो टाइम पीरियड आएगा उसका तो पूरा एक टाइम पीरियड कंज्यूम हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम बोल सकते हैं जो हमारा ts होगा दैट विल बी 2 पाई बाई ओमेगा 2 पाई अंडर रूट m बाई k इंटू कॉसेक थीटा। ये SHM के कारण टाइम लगने वाला है। सो जो मेरा टोटल टाइम पीरियड होगा t ऑफ वन ऑसिलेशन, दैट विल बी ts प्लस tf। सो दैट विल बी सिंपली 4l बाई v प्लस 2 पाई अंडर रूट m बाई k into cosec theta. So that will be the total time period of the motion. Okay? Okay दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। दो मास m1 और m2 को मैं एक स्प्रिंग के सहारे बांध रखा हूं, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k और उसका जो नेचुरल लेंथ है वो है मेरा l। ठीक है। इनिशियली m1 एंड m2 आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, यानी पूरी लेंथ को ही मैं प्रैक्टिकली कॉन्ट्रैक्ट कर चुका हूं, यानी स्प्रिंग का कॉम्प्रेशन इनिशियली मेरा जो है वो L है t इक्वल्स टू 0 पर। अब क्या है, जहां पर उस सिस्टम को मैंने रखा, ठीक है, उस पोजीशन को मैं बोल रहा हूं x इक्वल्स टू 0। एंड नाउ मैंने पूरा सिस्टम को प्रोजेक्ट किया विद अ वेलोसिटी v0 टुवर्ड्स द राइट, दैट इज अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x। ठीक है, राइट। उन दोनों को मैंने साथ में छोड़ भी दिया, यानी उस स्प्रिंग ब्लॉक मोशन का नॉर्मल SHM भी हमारा होने वाला है। तो सवाल ये बोला है जो टाइम पीरियड ऑफ SHM हमारा कितना होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ m1 एंड m2 हमारा क्या होगा, एंड x कोऑर्डिनेट ऑफ m1 एंड m2 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। ठीक है, ओके, लेट्स सी। ध्यान दो, टाइम पीरियड t I know directly will be mu by k। ये वाला क्वेश्चन तो हमने पहले से ही लिख रखा हूं। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स v0 वेलोसिटी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो मैंने वहां पर करवाया था उसके अकॉर्डिंग ही दो ब्लॉक सिस्टम मैंने करवाया था, याद करो। टाइम पीरियड सिंपली हमारे पास आएगा 2 पाई अंडर रूट म्यू बाई के, जहां पर म्यू हमारा रिड्यूस्ड मास है, that is a 2 pi under root m1 m2 by k m1 plus m2। ये वाला पार्ट तो सबसे ज्यादा सिंपल है, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। नाउ कम टू द center of mass frame। Now come to the center of mass frame, दोनों ब्लॉक का। ठीक है, अच्छा, सेंटर ऑफ दोनों का मैं इस पूरे चीज को वेलोसिटी v0 दिया हूं,
तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में दोनों हमारा एब्सोल्यूट रेस्ट पर है। तो इनिशियली जो हमारा सिनेरियो है, ये दोनों बॉल पूरी तरीके से कंप्रेस्ड है और फाइनली ये स्प्रिंग अपना नेचुरल लेंथ पर आएगा। फाइनली ये वाला स्प्रिंग जो है वो अपना नेचुरल लेंथ पर आएगा। तो ये मेरा एक एक्सट्रीमिटी वाला पोजीशन है। नाउ दिस इज माई M1, दिस इज माई M2। तो ध्यान देना, दिस इज माई एम्पलीट्यूड A1 एंड दिस इज माई एम्पलीट्यूड A2। This is my amplitude A1 and this is my amplitude A2. Now obvious सी बात है, no F external जो है वो मेरा 0 है, तो डेल्टा x CM भी मेरा 0 ही होगा। यानी सेंटर ऑफ मास राइट नाउ मेरा 0 पर है, तो बाद में भी हमारा 0 पे ही रहने वाला है। सो दिस इज माई M1, this is my M2. तो what I can write is A1 plus A2, वो तो हमारा L होगा ही होगा, and M2 A2 minus M1 A1 by M1 plus M2, that is equals to 0. सो यहां से मैं सिंपली लिख सकता हूं जो M1 A1 इक्वल्स टू M2 A2, ये चीज मैं डायरेक्टली यहां पर लिख सकता हूं, राइट। तो यहां पर मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी A1, A2 की जगह पर क्या लिख सकता हूं, M1 A1 बाई M2 दैट इज L, यानी A1 आ जाएगा M2 L बाई M1 प्लस M2, ठीक है। और A1 मेरे पास आ चुका है, तो A2 मेरे पास आ जाएगा M1 L ओके दोस्तों, अब ध्यान दो, इसका जो मेन पोजीशन है वो है मेरा x इक्वल्स टू माइनस A1, और यहां पर जो मेन पोजीशन है वो है मेरा x इक्वल्स टू A2, ठीक है। t इक्वल्स टू 0 पर ये मेरा x इक्वल्स टू 0 है, राइट। सो ध्यान देना, जो मेरा इसका इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहता हूं इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, जो x1 CM माइनस माइनस A1, वो तो मेरा लोकेशन है, दैट विल बी इक्वल्स टू A1 साइन ऑफ माइनस ओमेगा टी प्लस 5। ओमेगा मेरा है अंडर रूट के बाई म्यू, ओमेगा जो है वो है मेरा अंडर रूट के बाई म्यू। अच्छा, मैंने यहां पे माइनस ओमेगा टी क्यों किया, क्योंकि सिंपल सी बात है, ये टुवर्ड्स लेफ्ट मूवमेंट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस में टुवर्ड्स लेफ्ट मूवमेंट करने पर हमेशा ही यहां पर एक माइनस साइन हमारा पैदा होता है, ठीक है। सो x1 CM विल बी A1 इंटू साइन ऑफ माइनस ओमेगा टी प्लस 5 माइनस 1। अच्छा, t इक्वल्स टू 0 पे x1 CM जो है वो है मेरा 0। सो ये मेरा 0 के साथ इक्वेट करूंगा तो साइन ऑफ 5 will be equals to 1. So 5 will be equals to pi by 2. तो यहां पर pi by 2 पुट कर दूंगा।
साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा। तो मेरे पास x1 cm जो है वो मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू a1 इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस 1। ठीक है, ये मेरे पास आने वाला है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया है। एंड यहां पर मोशन देख लो, t इक्वल्स टू 0 पर ये मेरा 0 रहेगा, उसके बाद कॉस घटते घटते यहां पर 0 होगा, माइनस a1 होगा, एंड इस तरीके से जो है मेरा मोशन साफ साफ चलता रहेगा। ओके ओके, तो अब x2 के बारे में क्या बोल सकता हूं। नाउ इसका मेन पोजीशन जो है वो तो मेरा a2 पर है, तो माइनस a2 दैट विल बी इक्वल्स टू a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। अच्छा, वाई ओमेगा टी, क्योंकि ये टोर से राइट जा रहा है, राइट की तरफ मोशन को तो हम लोग हमेशा ही प्लस ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पर ओमेगा टी प्लस 5 होगा। सो मेरे पास जो x2 cm होगा वो हो जाएगा a2 1 प्लस साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, सो t इक्वल्स टू 0 पर जो मेरा x2 cm होगा वो मेरा 0 होना चाहिए। So what I can write is sin phi will simply come out to be minus 1, यानी phi will be equals to minus pi by 2. So sin of omega t minus pi by 2, माइनस बाहर कर दूंगा तो पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, सो दैट विल बी कॉस ओमेगा टी। तो मेरे पास सिंपली आ जाएगा x2 cm विल बी a2 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में तो हमारा ये x होने वाला है, बट सेंटर ऑफ मास जो है वो खुद भी तो V0 से जा रहा है। सो जो मेरा x1 होगा, ट्राई टू रियलाइज दैट विल बी नथिंग बट x1 cm प्लस V0 t, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो t टाइम पर वो जितना आगे जाएगा दैट विल बी सिंपली V0 t, यानी जो मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है वो भी तो V0 t से आगे चल जाएगा। तो x1 के लिए मैं सिंपली ये लिख सकता हूं, और x2 के लिए भी मैं सिंपली लिख सकता हूं x2 cm प्लस V0 t। तो सिंपली मेरे पास यहां पर आ गया है x1 विल बी इक्वल्स टू V0 t प्लस A1 का वैल्यू कितना है, m2l बाई m1 प्लस m2 इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। ओमेगा कितना है, k बाई म्यू इंटू टी माइनस 1। म्यू यहां पर रिड्यूस मास है, m1 m2 बाई m1 प्लस m2, एंड जो हमारा x2 आ जाएगा दैट विल बी V0 t प्लस m1l बाई m1 प्लस m2 1 माइनस कॉस k बाई म्यू इंटू टी। ये मेरे पास x1 और x2 जो है वो आ चुका है। ओके ओके दोस्तों, तो एक सिमिलर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि ये वाला फंडा क्लियर हो जाए, और एक कराऊंगा इसके बाद भी। क्या है, m1 और m2 मैंने एक स्मूथ हॉराइजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, और m1 पे मैंने अचानक से एक इंपल्स प्रोवाइड कर दिया j। ठीक है,
तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ m1 एंड m2 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। ठीक है, राइट। अच्छा, इसका जो v इनिशियल होगा वो सिंपली होगा j बाई m1, और इसका जो v इनिशियल होगा वो 0 होगा, क्योंकि स्प्रिंग है तो कोई इंपल्स प्रोवाइड तो नहीं कर सकता है, एंड ऑब्वियसली इस कारण पे स्प्रिंग है ही नहीं, तो इस पे सीधा वो मोमेंटम चेंज आ जाएगा j बाई m1। ये वाले का जो वेलोसिटी होगा दैट विल बी सिंपली v इनिशियल दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, राइट। अच्छा, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना होगा? दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू j बाई m1 प्लस m2। ये मेरा सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होगा, राइट। अच्छा, तो लेट्स गो टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम। इसको सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में चढ़ जाता हूं। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर मैं चढ़ जाता हूं तो ऑब्वियस सी बात है, इतना रिलेटिव वेलोसिटी मुझे दोनों को देना पड़ेगा। तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो कितना होगा? इसका m1 वाले का j बाई m1 माइनस दिस, j बाई m1 माइनस दिस। तो जो मेरा इनिशियल सिनेरियो क्रिएट होगा वो मेरा कुछ इस तरीके से होने वाला है। इसका जो वेलोसिटी होगा, ध्यान देना, टुवर्ड्स द राइट होगा, दिस माइनस दिस, तो m2j बाई m1 इंटू m1 प्लस m2, और इसका क्रिएट होगा इस डायरेक्शन में j बाई m1 प्लस m2। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज पहले समझ में आ गया है। नाउ अब एक बार ये हो जाए उसके बाद तो मोशन इसमें तो SHM ही होगा। तो इसका जो टाइम पीरियड ओमेगा होगा SHM का, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू अंडर रूट k बाई म्यू। ठीक है, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू अंडर रूट k बाई म्यू। ठीक है, अच्छा, सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी है, वो तो हिलेगा नहीं। तो सबसे पहले क्यों ना मैं एम्पलीट्यूड निकाल लेता हूं। अगर मैं मोशन का एम्पलीट्यूड निकाल लूंगा तो वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड निकालने में मुझे 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा। द रीजन इज वेरी सिंपल, वो तो सिंपली a इंटू ओमेगा होता है, और एम्पलीट्यूड जो मैं ग्राउंड फ्रेम में निकालूंगा और जो मैं सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में निकालूंगा, दोनों हमारा सेम आने वाला है। तो ये मान लो हमारे पास इसका एम्पलीट्यूड आता है a1 और इस वाले का एम्पलीट्यूड आता है a2। लेफ्ट वाले का एम्पलीट्यूड है a1, राइट वाले का एम्पलीट्यूड जो है वो है मेरा a2। तो ऑब्वियस सी बात है, एक चीज मैं लिख सकता हूं, दैट विल बी m1 a1, दैट विल बी इक्वल्स टू m2 a2। ठीक है, ये तो मैं पहले लिख सकता हूं। एंड उसके बाद a1 और a2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? एनर्जी कंजर्व कर दो। ध्यान दो, हाफ m1 इंटू v1 स्क्वायर m2 स्क्वायर बाई m1 स्क्वायर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर j स्क्वायर प्लस हाफ m2 j स्क्वायर बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू हाफ k a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। तो यहां से अगर हम देखें तो एक m1 जो है वो तो मेरा चला गया, सो मेरे पास आ जाएगा, हाफ तो पहले खत्म कर दो, चलो, j स्क्वायर m1
m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, m1 यहां पर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, m2 स्क्वायर प्लस m1 m2 हाफ के, चलो a1 को तो a1 रहने देता हूं, a1 स्क्वायर 1 प्लस m1 स्क्वायर बाई m2 स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा सबसे पहले। नहीं सॉरी, क्या लिख दिया, सॉरी m1 बाई m2 का होल स्क्वायर। मेरे पास जो इसका a1 आ जाएगा, दैट विल बी j स्क्वायर इंटू m2 बाई m1, m1 प्लस m2 के a1 स्क्वायर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर बाई m2 स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा। राइट, सो a1 का वैल्यू मैंने यहां से आसानी से निकाल सकता हूं, a1 का वैल्यू जो है वो मैं आसानी से यहां पर निकाल सकता हूं। सो ध्यान दो क्या आ जा रहा है मेरे पास, a1 स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू j स्क्वायर बाई k m2 क्यूब बाई m1 प्लस m2 का होल क्यूब, ये मेरे पास a1 क्यूब आएगा। सो v1 स्क्वायर, इसका जो वेलोसिटी एम्पलीट्यूड होगा that will be equals to a1 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी j स्क्वायर बाई k m2 क्यूब m1 प्लस m2 का होल क्यूब इंटू k बाई म्यू m1 m2 m1 प्लस m2। So k is gone। अच्छा, एक m2 तो हमारा कट होगा, तो यहां पर हो जाएगा मेरे पास m2 स्क्वायर बाई m1 स्क्वायर, और यहां पर भी एक टर्म तो हमारा कट हो गया है। सो दैट विल बी j स्क्वायर m2 स्क्वायर बाई m1 स्क्वायर 1 प्लस m1 m2 का होल स्क्वायर, ये मेरे पास v1 स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। तो मेरे पास v1 जो है वो सिंपली क्या आ जाएगा, j m2 बाई m1 इंटू m1 प्लस m2। ये हमारे पास आ जाएगा। राइट, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ v1, the amplitude, and similarly v2 जो है वो भी मैं निकाल सकता हूं, क्योंकि m1 v1 मेरा m2 v2 रहेगा ही रहेगा, तो वहां पर सिंपली हमारा एक्सचेंज होने वाला है m1 और m2 का, इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं होने वाला है। राइट, सो इसका जो वेलोसिटी एम्पलीट्यूड है वो मेरे पास आ चुका है, एंड सो इन जनरल जो मैं पहले इसका वेलोसिटी लिख सकता हूं, that will be simply equals to jm2 by m1 plus m2 sin of omega t plus phi। ठीक है, नाउ t इक्वल्स टू 0 पे इसका वैल्यू जो है वो मेरा है 1, क्योंकि v का वैल्यू तो यही है मेरे पास। सो फाई जो आएगा वो सिंपली आ जाएगा मेरे पास पाई बाई 2, और साइन ऑफ दिस इज नथिंग बट कॉस ओमेगा टी।
ये मेरे पास लेफ्ट वाले का वेलोसिटी होगा। सो वी लेफ्ट, बट ये तो मेरा सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में है। सेंटर ऑफ मास खुद जो है वो इतना वेलोसिटी से जा रहा है, तो मेरे पास आ जाएगा वी लेफ्ट जे अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, कॉमन ले लू, 1 प्लस m2 बाई m1 cos ओमेगा t। दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द लेफ्ट ब्लॉक। राइट ब्लॉक के लिए सिंपली अप्लाई कर दो। हमारे पास सेंटर ऑफ, वापस वी लेफ्ट आ चुका है, मेरे पास वी लेफ्ट आ चुका है। अब वी राइट निकालने के लिए क्या करेंगे, नाउ सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2। तो यहां पर मेरे पास v2 क्या आ जाएगा, वो काट दो, इन क्या आ जाएगा, j बाई m1 प्लस m2 cos ओमेगा t आएगा, j बाई m1 प्लस m2 cos ओमेगा t आएगा। बट ये खुद भी तो हमारा जा रहा है उस डायरेक्शन में, तो सिंपल सी बात है, j बाई m1 प्लस m2 1 प्लस cos ओमेगा t आने वाला है। सिंपल है, ठीक है। सिमिलर कॉन्सेप्ट के ऊपर है, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में कैसे डील करना है उस बात को समझ लो, राइट। ओके दोस्तों, ये पूरा चीज एक स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। बाहर मेरा एक कंटेनर है, अंदर एक ब्लॉक है ऑफ मास m, अंदर भी कोई फ्रिक्शन नहीं है। मेरे पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के, जो दोनों को कनेक्ट कर रखा है। स्प्रिंग इनिशियली नेचुरल लेंथ पे था, मैं कंटेनर पे अब एक फोर्स लगाना चालू कर दिया हूं F। देन कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंटेनर एट द इंस्टेंट द कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग बिकम्स मैक्सिमम फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, अच्छा इसका इक्विवेलेंट फिगर मैं थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूं। मैं कंटेनर को भी एक ब्लॉक बना लेता हूं, क्या फर्क पड़ता है। दिस इज द इक्विवेलेंट फिगर, मास है mm और यहां पर मैं एक फोर्स लगा रहा हूं F। सो ऐसे जगहों पे सेंटर ऑफ मास पर आ जाना होता है, दैट वी नो। तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो हमारे पास आएगा, दैट विल बी सिंपली F by 2m। towards the right। सो क्या है यहां पर, मैं यहां पर एक स्यूडो फोर्स अप्लाई कर देता हूं, m इंटू ACM इस तरफ, और इस पर भी एक अप्लाई कर देता हूं m इंटू ACM। ठीक है, यहां पर भी एक अप्लाई कर देता हूं m इंटू ACM, और यहां पर भी हमारा m इंटू ACM, राइट। सो सेंटर ऑफ मास पे जो आ जाएगा, दिस इज माई F by 2। नाउ दिस इज माई F by 2। स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट K का। दोनों तरफ जो फोर्स लग रहा है वो हमारा सेम लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम कंप्रेशन पे दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो हमारा सेम ही होगा, xx। सो जो हमारा एक्सटर्नल वर्क डन है, दैट इज F by 2 into x into 2, that is equals to kfx, and that must be equals to the change in spring potential energy। So मेरे पास आ जाएगा 2kx², x is gone। तो मेरे पास जो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, that will be equals to F by 2k, राइट। ये हमारा मैक्सिमम कंप्रेशन होने वाला है, ठीक है। और अब बोला है जो हमारा कंटेनर का वेलोसिटी कितनी होगी। ध्यान देना, मैक्सिमम कंप्रेशन में विथ रेस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास, विथ रेस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास
दोनों with respect to center of mass, both masses come to rest. अच्छा, occurs at t equals to t by 4. मैक्सिमम कंप्रेशन तो t by 4 पे ही होगा, मीन पोजीशन से एक्सट्रीमिटी पे जाएगा तो इतना ही होने वाला है। t जो है वो मैं जानता हूं 2 पाई अंडर रूट म्यू बाई के, तो t जो आ जाएगा दैट विल बी पाई बाई 2 म्यू बाई के। मैक्सिमम कंप्रेशन हमें निकालने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में, वो मैंने ऐसे ही निकाल दिया हूं। जो अगर पूछता जो बता बेटा मैक्सिमम कंप्रेशन है कितना, वो मेरे पास आएगा f बाई 2k, ठीक है ना, दैट इज अ मैक्सिमम कंप्रेशन। अच्छा, VCM सॉरी ACM जो है दैट इज इक्वल्स टू f बाई 2m एंड दैट इज कांस्टेंट। तो सिंपल सी बात है, जो मेरा VCM होगा दैट विल बी सिंपली ACM इनटू टाइम। सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी होगा दैट विल बी इक्वल्स टू VCM इनटू टाइम एंड ACM f बाई 2m और t जो है दैट विल बी पाई बाई 2। अच्छा, दोनों इक्वल मास है, म्यू जो होगा वो तो मेरा m बाई 2 होगा, m बाई 2 के, राइट, वो जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू m बाई 2 के। अब ध्यान देता हूं थोड़ा, f पाई, ठीक है, बाई 2, ये तो मेरे पास आ जाएगा, और यहां पर सॉरी 4 और m जो है वो मेरा अंदर इसको कर दो तो 1 बाई अंडर रूट 2mk, सो दैट इज कम आउट टू बी इक्वल्स टू द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये तो हमारा स्टेशनरी होगा जब ये अपना मैक्सिमम कंप्रेशन के पोजीशन पर आने वाला है, क्योंकि जो हमारा सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होगा वही हमारा दोनों कंटेनर और इसका ब्लॉक का दोनों का होने वाला है। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास आ चुका है। हमने निकाल दिए थे, ACM हमारे पास आ गया था, टाइम हमने निकाल दिए थे, तो हमारे पास VCM आ गया है एंड दैट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू द V ऑफ कंटेनर। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरा एक पार्टिकल है स्मॉल m जो A और B दोनों के बीच में कनेक्टेड हॉराइजॉन्टल वायर पे मोशन करता है। जो A और B के बीच का डिस्टेंस है वो है A। किसी भी इंस्टेंट पे जो पार्टिकल के ऊपर फोर्स काम कर रहा है वो दो कर रहा है। पहला है mg बाई a इंटू AP लेंथ टुवर्ड्स A एंड 2mg बाई a इंटू BP टुवर्ड्स B। Particle is left from rest at the midpoint of AB. Prove that it executes SHM. Find the time period and amplitude and find the minimum distance from B during the motion. ये पहला पार्ट है। अगले पार्ट में बोला है if force acting towards A stops acting when it is nearest to B, find the speed with which it crosses the point B. हम किस तरीके से करेंगे उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम जो करेंगे दैट इज वेयर इज द मीन पोजीशन। ध्यान देना, मीन पोजीशन जो है वो डेफिनेटली हमारा किसी भी हालात पे मिड पॉइंट तो नहीं होने वाला है, क्योंकि दोनों तरफ से जो फोर्स काम कर रहा है वो तो हमारा मैग्नीट्यूड वाइज अलग अलग है। तो मीन पोजीशन पर बहुत सिंपल पहचान है,
जो हमारा नेट फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो ये मेरा दोनों पॉइंट है। क्योंकि बीपी वाले की तरफ, बी की तरफ फोर्स ज्यादा है थोड़ा, तो ऑब्वियसली बीपी का मैग्नीट्यूड मुझे कम रखना पड़ेगा। तो ये वाला डिस्टेंस है, मान लो x0, तो ये वाला डिस्टेंस जो आ जाएगा दैट विल बी a माइनस x0। ये वाला मेरा हो जाएगा a माइनस x0 और ये वाला मेरा हो जाएगा x0। ठीक है, अच्छा, सो मैं क्या लिख सकता हूं, mg बाई a इंटू a माइनस x0 must be equals to 2mg by a into x0। तो मेरे पास आ जाएगा a माइनस x0 विल बी 2x0, यानी x0 का वैल्यू आ जाएगा a by 3। x0 का जो वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू a by 3। ठीक है, सो मान लो ये जो मेरा मीन पोजीशन है, इससे मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस किया हूं बाय एन अमाउंट ऑफ x। ठीक है, यहां से मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस किया हूं बाय एन अमाउंट ऑफ x। अच्छा, सो क्या लिख सकता हूं मैं यहां पर, क्या लिख सकता हूं, सो F1 जो मेरा लेफ्ट की तरफ लगेगा दैट विल बी इक्वल्स टू, ये डिस्टेंस था कितना, 2x0, 2a by 3, 2a by 3 माइनस x हो जाएगा, तो लेफ्ट की तरफ फोर्स हो जाएगा mg by a 2a by 3 माइनस x, और F2 जो कि राइट की तरफ होगा 2mg by a by 3 प्लस x। तो मेरे पास जो नेट फोर्स आएगा F नेट, दैट विल बी इक्वल्स टू F2 माइनस F1। दिस माइनस दिस, वो तो हमारा कट गया, तो कितना आ जाएगा, 2mg by a इंटू x माइनस और माइनस यानी प्लस mg by a into x, that will be equals to 3mg by a into x, and that is towards the right। so बात ये आ गई है, जो फोर्स इज रेस्टोरिंग, पहला इंपॉर्टेंट बात है, ये तो हमने प्रूफ कर दिए हैं, ये रेस्टोरिंग है और फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स है, तो डेफिनेटली हमारा ये SHM है। सो मास इनटू एक्सीलरेशन will be 3mg by a into x। तो एक्सीलरेशन जो आ गया है दैट इज 3g by a into x। एंड ध्यान देना, सो दिस विल बी माई ओमेगा स्क्वायर, तो टाइम पीरियड t जो आ जाएगा दैट विल बी 2 pi under root a by 3g। So that will come out to be the time period। Is it understood? Right। तो ये मेरे पास टाइम पीरियड आ गया है। अच्छा, ध्यान देना, अब एम्पलीट्यूड निकालने के लिए when it was at a midpoint of AB, ठीक है,
V was equals to 0, that means it is one extreme. ये डेफिनेटली हमारा एक एक्सट्रीम है. सो इसका पार्टिकल के बारे में अगर मैं देखूं तो यहां पर a/2 पर हमारा एक एक्सट्रीम है और यहां पर हमारा मेन पोजीशन है और ये डिस्टेंस जो है वो है मेरा 2a/3. तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस जो होगा वही तो मेरा एम्पलीट्यूड होगा और इस तरफ a जाएगा तो इस तरफ भी तो a जाएगा. तो a का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 2a/3 minus a/2. So that will simply come out to be equals to a/6. ठीक है. और ये मेरा पॉइंट B है, ये मेरा a/6 है. तो ये वाला जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, जो मेरा मिनिमम डिस्टेंस होगा, that minimum distance will be equals to a/3 minus a/6. This will also come out to be equals to a/6. तो the first part of question is comfortably done. ज्यादा कुछ दिमाग करने का नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से समझ में आ गया है. Right. Now the force acting towards A suddenly vanishes at the point जब वो यहां पर था, यानी जो सिनेरियो है ये मेरा है पॉइंट बी, यहां से a/6 दूरी पे जब ये था, ये भी तो हमारा दूसरा एक्सट्रीम था, तो यहां पर भी पार्टिकल का वेलोसिटी डेफिनेटली 0 होगा. और अब जो है केवल ये वाला फोर्स हमारा लग रहा है, लेफ्ट वाला फोर्स हमारा वैनिश हो गया है. ठीक है. तो मान लो कोई भी जनरल इंस्टेंट पे यहां पर आ गया, जब B से डिस्टेंस है x, तो फोर्स जो लगेगा दैट विल बी 2mg/a into x. तो टुवर्ड्स राइट जो मेरा एक्सीलरेशन होगा, तो एक्सीलरेशन विल बी 2g/a into x. एसएचएम नहीं होगा क्योंकि प्रोपोर्शनल टू x आया है और वो x तो B से डिस्टेंस है. राइट. तो सिंपल सी बात है, हम लिख सकते हैं v dv/dx that is equals to 2g/a into x. ये गलती मत करना, x कम हो रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रहा है. ठीक है. तो ऑब्वियसली बात है, वी हैव अ माइनस साइन ओवर हियर. ठीक है. We have a minus sign over here. So initial velocity तो 0 था, तो v²/2 that is equals to minus 2g/a integral x dx from a/6 to 0. तो मेरे पास आ जाएगा 2g/a a/6 का होल स्क्वायर बाई 2. तो 2 तो यहां पर खत्म कर दो, तो that will come out to be equals to GA/36. तो मेरे पास जो आ जाएगा that will be v² will be GA/18. तो v will be simply 1/3 under root GA/2. 1/3 under root GA/2. ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. मेरे पास 2 ब्लॉक है, एक का मास है 2 kg, दूसरे का है 4 kg. और 2 kg वाले ब्लॉक के साथ एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, दैट इज 600 न्यूटन पर मीटर का स्प्रिंग कांस्टेंट वाला. 2 kg और 4 kg वाले ब्लॉक के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है
दैट इज इक्वल्स टू 0.4 एंड यहां पर जो हमारा सरफेस है वो स्मूथ है। इनिशियली स्प्रिंग हमारा रिलैक्स था। अगर मैं छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देता हूं तो मैंने ऑब्जर्व किया जो वो हमारा SHM परफॉर्म करता है। तो फाइंड द मैक्सिमम टाइम पीरियड एंड द एम्पलीट्यूड find the time period and the maximum permissible amplitude of SHM। अच्छा, Amax क्यों निकालने के लिए बोला है? ध्यान देना, SHM occurs only if there is no slipping between the two। दोनों ब्लॉक्स के बीच में किसी भी प्रकार का कोई स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, वरना डिसिपिटिव फोर्स आ जाएगा और SHM होने का सवाल पैदा ही नहीं होता है। ठीक है, नाउ बोथ द ब्लॉक्स कैन बी टेकन as a combined mass that is equals to 6 kg। दोनों का कंबाइंड मास जो है वो हमारा 6 kg हो जाएगा। स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास K है, तो टाइम पीरियड T। बाकी क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा आसान था, बस ये वाला कॉन्सेप्ट जो है उसको एक बार समझ लो। 2 पाई अंडर रूट m बाई K, सो 2 पाई m जो है वो 6 है, ये मेरा 600 है, सो दैट विल बी पाई बाई 5 सेकेंड। दैट इज माई टाइम पीरियड। ठीक है, अच्छा, ओमेगा कितना है? ओमेगा जो है दैट इज अंडर रूट K बाई M, दैट इज इक्वल्स टू 10। सो ध्यान देना, जो हमारा मोशन का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा ऑफ एक्सीलरेशन दैट विल बी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर A, दैट विल बी 100 A मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, राइट। अब मैं नीचे वाला ब्लॉक को अगर एनालाइज करूं, ये वाला फोर्स का ड्राइविंग फोर्स तो केवल और केवल फ्रिक्शन है F। ये वाला फोर्स का ड्राइविंग फोर्स जो है वो तो केवल और केवल फ्रिक्शन है। एंड F मस्ट बी इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू A, मैक्सिमम वाले पोजीशन पे। अच्छा, फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा? फ्रिक्शन का वैल्यू जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू, अगर मैं ध्यान दूं, दैट इज लेस देन 3 m डैश इंटू G। m डैश ऊपर वाले का मास है, तो सिंपल सी बात है, मैं लिख सकता हूं m ओमेगा स्क्वायर A मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू म्यू m डैश G। तो मेरे पास आ जाएगा m कितना है? That will be 4 omega square, that is 100 into A। म्यू कितना है? m डैश कितना है? तो A must be less than or equals to 2 by 100 मीटर। तो सिंपल सी बात है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड विल बी इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। उससे ज्यादा डिस्प्लेस करने जाएंगे तो दोनों ब्लॉक के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग हो जाएगी और तब हमारा SHM नहीं रहने वाला है। ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। दोनों दीवार के बीच में मेरा 2 स्प्रिंग्स लगा हुआ है 3K और K का।
दोनों और दो ब्लॉक्स है मेरा मास m और m का, दोनों का बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है म्यू। इक्विलिब्रियम में हमारा जो लेफ्ट ब्लॉक था वो तो हमारा सॉरी कुछ गड़बड़ दिया हुआ है, गड़बड़ किया हूं मैं, आई डोंट नो, सॉरी, मैं पता नहीं क्या लिखा। इन इक्विलिब्रियम ब्लॉक्स आर एट रेस्ट and the right spring is stretched by an amount of x naught. Then find the maximum amplitude of the corresponding SHM. ठीक है, अच्छा ध्यान देना, m प्लस m को अगर मैं सिस्टम मानता हूं तो नेट फोर्स हमारा इनिशियली 0 होना चाहिए। तो इनिशियल इलॉन्गेशन इन 3K स्प्रिंग, उसको मैं मान लेता हूं x1। तो दोनों स्प्रिंग फोर्स हमारा इक्वेटेड होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है वो तो हमारा इंटरनल फोर्स है। तो मैं सिंपली लिख सकता हूं 3K into x1 will be K into x0, तो x1 will be equals to x0 by 3। तो मैंने लेफ्ट स्प्रिंग का जो इनिशियल इलॉन्गेशन है वो मैंने निकाल दिया। ठीक है, अच्छा तो मान लो इसका जो हमारा ओमेगा होगा, दोनों जब मेरा SHM करेगा तो ऑब्वियसली ये दोनों स्प्रिंग इफेक्टिवली हमारा पैरेलल पे है, राइट, इफेक्टिवली तो हमारा पैरेलल पे ही है, क्योंकि अगर मैं x से डिस्प्लेस करूंगा दोनों पे जो फर्दर डिफॉर्मेशन होगा वो तो हमारा सेम होगा। इनिशियली चाहे कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट फर्दर डिफॉर्मेशन तो हमारा सेम ही होने वाला है। रेस्टोरिंग फोर्स जो एक्स्ट्रा आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू kx प्लस 3kx, दैट विल बी इक्वल्स टू 4kx, और इफेक्टिव मास जो है वो है मेरा 2m। तो मैं ओमेगा जो लिख सकता हूं दैट विल बी 2m 2k बाई m। तो लेट एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू a, तो जो हमारा मैक्सिमम एक्सीलरेशन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर a, यानी 2ka बाई m। ये इसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन होना चाहिए। ठीक है, सो ऊपर वाले ब्लॉक को अगर मैं एनालाइज करूं, इसका जो मेरा इनिशियल स्ट्रेच है वो तो मेरा x1 है, तो दिस विल बी x1 माइनस एम्पलीट्यूड a। यहां पर जो होगा मेरा x1 माइनस एम्पलीट्यूड प्लस एम्पलीट्यूड a मेरा स्ट्रेच होगा, और ये जो है वो मेरा स्लिप करके ये इस लेफ्ट की तरफ स्लिप करना चाह रहा है, तो इसके ऊपर इस तरफ मेरा फ्रिक्शन लग रहा है F, और जिस कारण पे इसका एक्सीलरेशन जो है वो मेरा a है। एंड यहां पर अगर हम ध्यान दें इस वाले के लिए, इसका जो है मेरा फ्रिक्शन जो लगेगा वो इस तरफ लगेगा, स्प्रिंग फोर्स x0 माइनस x इस तरफ होगा, और उस कारण पे एक्सीलरेशन है a। तो मैं जो लिख सकता हूं दैट इज 3k x1 प्लस a माइनस f, that is ma, and f minus k
एक्स नॉट माइनस ए दैट इज इक्वल्स टू ए में। सो दोस्तों ये दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2ma इज इक्वल्स टू 3kx1 माइनस kx नॉट प्लस 3ka माइनस प्लस ka यानी 4ka। ठीक है, एंड ये वाला टर्म कट हो जाएगा तो एक्सीलरेशन आ जाएगा 2km/a, और वही तो हमने पहले से ही निकाल के रखे थे। ये पूरी एनालिसिस की एज सच कोई जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली कोई एक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते तो भी हमारा काम निकल जाता। मैंने दिखा दिया जो दोनों चीज बेसिकली हमारा सेम ही चीज दिखा रहा है। तो F जो होगा ma, सॉरी क्या लिख दिया, 2ka/m, सॉरी, हाँ ठीक है, फॉर्मूला को समझो। तो ma माइनस प्लस kx नॉट माइनस ka मैंने इस वाले पे पुट कर दिया, एंड दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू म्यू mg। तो ka मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू म्यू mg माइनस kx नॉट। तो a मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू म्यू mg बाई k माइनस x नॉट। तो ये हमारा एम्पलीट्यूड के ऊपर पाबंदी है, इससे ज्यादा एम्पलीट्यूड हमारा नहीं हो सकता है। ओके दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। मेरे पास एक m और 2m का ब्लॉक है जो वर्टिकल इस तरीके से रखा हुआ है। सिस्टम इनिशियली हमारा इक्विलिब्रियम पे है और अब m के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगना चालू हो रहा है एट t इक्वल्स टू 0, जिसका वैल्यू है mg। तो हमें y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। y जो है वो m का जो इनिशियल मीन पोजीशन है उसको लेकर उसको हमें 0 लेने बोला है, वो हमारा y इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, अच्छा ध्यान दो, इनिशियल compression in spring that will be simply equals to mg by k। ये हमारा इनिशियल कंप्रेशन इन द स्प्रिंग होगा। अच्छा, स्मॉल m का अब नया मीन पोजीशन क्या है, हम जो अब निकालना चाह रहे हैं न्यू मीन पोजीशन ऑफ m। डाउनवर्ड इसके वेट के कारण mg लग रहा है और अपवर्ड भी तो मैं फोर्स F लगा रहा हूं जो मेरा mg है। तो मान लो स्प्रिंग का कॉम्प्रेशन x नॉट होना चाहिए या इलोंगेशन x नॉट होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, यहां से मैं देख सकता हूं x नॉट मेरा 0 है, यानी जो नया मीन पोजीशन ऑफ m होगा उस पर हमारे पास क्या आ जाएगा, जो स्प्रिंग मस्ट बी एट नेचुरल लेंथ। सो एम्पलीट्यूड इसका जो आ जाएगा, दिस पोजिशन इज गोइंग टू बी नाउ द एक्सट्रीम, क्योंकि यहां पे तो वेलोसिटी 0 था m का, एंड नेचुरल लेंथ पर जो है वहां पर हमारा मीन पोजीशन है। तो एम्पलीट्यूड सिंपली आ जाएगा मेरा mg बाई k, सॉरी एम्पलीट्यूड मेरे पास सिंपली आ जाएगा mg बाई k। तो दैट इंप्लाइज जब दूसरे तरफ जाएगा, यानी अब उसके बाद स्प्रिंग स्ट्रेच होना चालू होगा, यहां पर mg पे जब इक्वेट होगा वहां पर रुकेगा नहीं, क्योंकि तब तक जो है स्मॉल m एक वेलोसिटी एक्वायर कर चुका है, तो उस कारण पे ये स्प्रिंग को फर्दर स्ट्रेच करेगा। सो मैक्सिमम स्ट्रेच इन स्प्रिंग विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू mg बाई k, will be also equals to mg by k। तो
2m वाले पे जो मैक्सिमम अपवर्ड फोर्स लग रहा है वो तो मेरा mg लग रहा है, यानी 2m नेवर लीव्स ग्राउंड। ये हमारा ग्राउंड को किसी भी हालत पर नहीं छोड़ने वाला है। ठीक है, समझ में आया? तो सिंपली इसका मोशन होने वाला है a constant force do not alter ओमेगा। तो ओमेगा का वैल्यू जो आ जाएगा दैट विल बी अंडर रूट के बाई एम ही तो आएगा। नीचे वाला ब्लॉक तो हमारा काम ही नहीं कर रहा है, वो तो ऐसे जमीन पे पड़ा हुआ है, यानी वो 2m होता या ग्राउंड के साथ ही मैं डायरेक्टली कनेक्ट करता, उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ओमेगा जो मेरे पास आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू अंडर रूट के बाई एम, राइट। एंड अब जो ध्यान दो, तो मैं y जो लिख सकता हूं, मेन पोजीशन जो है वो मेरा है y इक्वल्स टू mg बाई k। तो y माइनस y नॉट mg बाई k दैट इज इक्वल्स टू mg बाई k साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ये मेरे पास आ जाएगा e इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, तो साइन फाइव इक्वल्स टू -1, फाइव इक्वल्स टू -π/2। तो -π/2 पुट कर दूंगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, π/2 माइनस ओमेगा टी आएगा, तो इट विल बी कॉस ओमेगा टी सिंपली। तो मेरे पास जो आ जाएगा y माइनस mg बाई k इज इक्वल्स टू माइनस mg बाई k कॉस ओमेगा टी। तो y आ जाएगा mg बाई k 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, यानी अंडर रूट k बाई m इंटू टी। y मैक्स का कोई वैल्यू पूछेगा दैट विल बी सिंपली इक्वल टू 2mg, वो तो हमारा होना भी चाहिए था। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ y। ओके ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। दो ब्लॉक है M1 और M2, दोनों को मैंने एक ग्लू के सहारे चिपका के रखा हूं और दोनों एक स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है और स्प्रिंग कांस्टेंट K। ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन जो ग्लू है वो फेल करता है और M2 हमारा नीचे गिर जाता है। तो जो रिजल्टिंग मोशन होगा, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ M1, द एम्पलीट्यूड ऑफ M1 एंड फाइंड x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। जो इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसको x इक्वल्स टू 0 लेने बोला है एंड डाउनवर्ड x इज टेकन टू बी पॉजिटिव। ठीक है, राइट। तो मैं किस तरीके से करने वाला हूं। अच्छा, जो इनिशियल इलॉन्गेशन इन स्प्रिंग होगा वो मेरे पास कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू g बाई k। ठीक है, दिस इज द वन एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द न्यू मोशन, क्योंकि यहां पे तो m1 का वेलोसिटी उस इंस्टेंट पे 0 होने वाला है। ठीक है, अच्छा, आफ्टर glue fails, equilibrium elongation in spring, that is equals to m1g by k। So ध्यान देना, ये मेरा x इक्वल्स टू 0 है और ये मेरा नया इलोंगेशन है। तो ये जो गैप आने वाला है, ये जो गैप आने वाला है,
दिस गैप विल बी द एम्पलीट्यूड, क्योंकि ये तो मेरा मीन पोजीशन है, तो एम्पलीट्यूड जो आएगा दैट विल बी m1 प्लस m2g बाई के माइनस m1g बाई के। ये एक्सट्रीमिटी है x इक्वल्स टू 0 और ये वाला इलोंगेटेड पोजीशन मेरा नया मीन पोजीशन है, तो दैट विल सिंपली कम आउट टू बी m2g by k. Now put the value 4 by 200. So this will be equals to 2 centimeter. So amplitude of SHM will be simply equals to 2 centimeter. अच्छा, टाइम पीरियड कितना होगा वो तो सिंपल है, 2 पाई बाई ओमेगा 2 पाई अंडर रूट m बाई k। m मतलब है m1 बाई 200, तो यहां पर जो आ जाएगा दैट विल बी पाई बाई 5 इंटू रूट ओवर 0.15 सेकेंड। ठीक है, and if I compute, that approximately comes out to be 0.24 second. That approximately comes out to be 0.24 second. और अब अगर मैं x लिखूं तो इनिशियल पोजीशन जो है x माइनस m1g बाई k, क्योंकि वो तो मैं डाउनवर्ड को x को पॉजिटिव लेने बोला है, that will be equals to m1g by k, सॉरी क्या लिख रहा हूं, m2g by k एम्पलीट्यूड साइन ऑफ, यहां पर गलती मत करना, यहां पर हमें माइनस ओमेगा टी लेना है, क्योंकि x डाउनवर्ड पॉजिटिव है और मोशन हमारा अपवर्ड हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर माइनस ओमेगा टी हमें लेना पड़ेगा, राइट। सो t इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0। t इक्वल्स टू 0 है तो x जो है दैट इज माई गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर हम ध्यान दें, कुछ गड़बड़ किया हूं, हाँ सॉरी यार, मैं क्या लिख दिया यहां पे m1 क्यों लिख दिया, सॉरी, हाँ माइनस m2g होगा ना, ऑब्वियस बात है। सो क्या आ जाएगा, m2g बाई k is equals to m2g by k sin phi, तो phi मेरे पास आ जाएगा पाई बाई 2, phi मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू पाई बाई 2, ये मेरे पास आ जाएगा। सो x इक्वल्स तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू m2g बाई k, ये तो मेरे पास हो जाएगा cos ओमेगा t माइनस 1, पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, तो cos ओमेगा टी हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस 1, तो x आ जाएगा m2g बाई k cos ऑफ ओमेगा का वैल्यू, ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा k बाई m1, ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा k बाई m1 इंटू t माइनस 1, सो दैट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ x। ओके दोस्तों, तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। मेरे एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे m1 रखा हुआ है, जिसके एक तरफ स्प्रिंग लगा हुआ है ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k, और दूसरी तरफ धागे के सहारे एक m2 हमारा इस तरीके से कनेक्टेड है। m2 जो है वो हमारा वर्टिकली लटका हुआ है, g इस डायरेक्शन में है। इनिशियली m2 वाज सपोर्टेड बाय हैंड,
and the spring was at natural length. The system is now released. So find the time period of the oscillation and the maximum and minimum tension in the string during the whole motion. ठीक है? अच्छा, यहां पर अगर हम ध्यान दें टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन को अगर मैं देखूं, फोर्स ऑन M1 must be equals to 0. इस तरफ पीछे की तरफ लग रहा है kx नॉट और आगे की तरफ लग रहा है टेंशन, और अगर M1 हमारा इक्विलिब्रियम पे है तो M2 भी इक्विलिब्रियम पे होना पड़ेगा. सो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू M2G. ठीक है? सो kx नॉट इक्वल्स टू mg. ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है. अब M2 is brought down by x. तो M1 also moves right by x. तो यहां पर अगर हम ध्यान दें, इस पे जो फोर्स हो जाएगा k ऑफ x नॉट प्लस एक्स, यहां पर है टेंशन T, यहां पर एक्सीलरेशन है a, यहां पर है T, यहां पर है M2G. इसका भी एक्सीलरेशन a होना ही पड़ेगा, अदरवाइज धागा जो है वो हमारा टूट जाएगा. तो सिंपल सी बात है, क्या लिख सकता हूं मैं, k x नॉट प्लस एक्स माइनस टी M1a एंड t माइनस M2g, दैट इज M2a. तो a जो हमारे पास आएगा that will be kx by M1 plus M2. A जो हमारे पास आएगा that will be kx by M1 plus M2. तो हमारे पास जो ओमेगा आएगा अंडर रूट k by M1 plus M2. तो टाइम पीरियड t हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट M1 प्लस M2 इंटू k. ठीक है? समझ में आया? अब बात यह है जो मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन कब कब क्रिएट होगा. ध्यान देना, T मैक्स एंड T min occurs at two extremes. Tmax और Tmin दोनों, ध्यान दो, टेंशन जो है वो बेसिकली M2G का एक्सीलरेशन को रोकने का ट्राई करेगा. हाँ कि ना? जो हमारा टेंशन है वो बेसिकली M2G का एक्शन को रोकने का कोशिश करेगा. देखो, वो रोकने का कोशिश सबसे कम रहेगा जब ये दोनों अपना मैक्सिमम एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है, यानी T मिनिमम ऑकर्स at t equals to 0, यानी द फर्स्ट एक्सट्रीमिटी. T minimum occurs at t equals to 0, that is the first extremity.
यानी ये वाला पोजीशन, इनिशियल पोजीशन पे। और वहां पर अगर हम सिंपली इसको पुट कर दे एक बार वैल्यू, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? इनिशियली ध्यान दो, इसके ऊपर t लग रहा है, एक्सीलरेशन a है, इसके ऊपर m2g लग रहा है, ऊपर t लग रहा है, क्योंकि ये तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन से जाने दे रहा है। ठीक है, इसी इंस्टेंट पे एक्सीलरेशन मैक्सिमम है। ठीक है, डाउनवर्ड तरफ, अपवर्ड बाद में देखेंगे, वहीं पे टी मैक्स आएगा। सो सिंपली मैं देख सकता हूं जो m2g माइनस t m2a एंड t इक्वल्स टू m1a, तो a मेरे पास आ जाएगा m2g बाई m1 प्लस m2, तो t मिनिमम हमारे पास आ जाएगा m1 m2g बाई m1 प्लस m2. That is a minimum tension that is occurring. And T max occurs at other extremity, that is the maximum stretch condition. जब स्प्रिंग हमारा मैक्सिमम स्ट्रेच पे होगा, वहां पर हमारा टेंशन मैक्सिमम होगा, क्योंकि इट विल हैव द मैक्सिमम अपवर्ड एक्सीलरेशन। तो m2g को खींचने का सबसे ज्यादा एफर्ट हमें डालना पड़ेगा। अच्छा, बाय द वे, उस a का वैल्यू तुम मानते हो या नहीं? इतने के इतने ही होने वाले हैं, क्योंकि वो तो मेरा ओमेगा स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड होता है, एंड वो तो दोनों पोजीशन के लिए सेम है। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें, इस वाले के ऊपर टेंशन लग रहा है T मैक्स, डाउनवर्ड लग रहा है m2g, और यहां पर इसका एक्सीलरेशन अपवर्ड है m2g बाई m1 प्लस m2। तो सिंपली मैं लिख सकता हूं T max minus this equals to m2 into a, m2g plus m2 square g by m1 plus m2। ये हमारे पास आ जाएगा, राइट। सो सिंपली अगर मैं देखूं तो दैट विल बी इक्वल्स टू m1 m2 प्लस 2m2 square g by m1 plus m2, that is m2 into m1 plus 2m2 by m1 plus m2 into g. So that will be the maximum tension in the string during the motion. Okay.